एटम। एटम क्या है? जिससे हम लोग बने हुए एटम हैं, नहीं, जिससे हम लोग बने हुए हैं वो क्या है? एटम है। एटम क्या कहलाता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। तो ये भी तो बॉडी ही है ना। एटम क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी है। एटम की कहानी भी गजब गजब है। किसी ने कोई एक कॉन्क्रीट कहानी तो दिया नहीं, कहानी मतलब वही थ्योरी तो दिया नहीं, जो भी देते गए सब फेल होते गए। सबसे पहले एटम के बारे में डाल्टन ने बताया। डाल्टन ने क्या बताया? कि एटम ही जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। नहीं, कि एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। बाद में पता चला कि नहीं, इसके तो 3 और फंडामेंटल पार्टिकल्स है। नहीं, 3 और फंडामेंटल पार्टिकल्स है। कौन कौन? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। और भी होता है क्या? क्या न्यूक्लियस? ऐसे तो फंडामेंटल पार्ट 3 ही है, लेकिन और भी है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो भी होता है। लेकिन अभी देखेंगे हम लोग क्या फंडामेंटल पार्टिकल में अभी कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और, इसका मतलब 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तब सबसे उसके बाद कौन आया? जे थॉमसन ने। कौन? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या कहा? हाँ, जे थॉमसन ने क्या कंसेप्ट दिया? कि एटम जो होता है स्फेरिकल इन शेप होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी होता है, जिसके अंदर कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में क्या रहता है? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है क्या है? इम्बेडेड है, कोई फिक्स पोजीशन उसका नहीं है। कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर इम्बेडेड लाइक सीड्स ऑफ वाटरमेलन। तरबूज में जैसा उसके सीड्स जहां तहां होता है ना, कोई फिक्स पोजीशन तो है नहीं, तो उसी तरह से क्या भी इलेक्ट्रॉन्स है। इसको भी आकर के फेल कर दिया किसने? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने क्या कहा? कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे एटम में नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है। एटम के एक छोटा सा पार्ट है, अंदर में एक छोटा सा पार्ट है सेंटर पर, वहीं पर पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड है। किस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इट वाज नॉट परफॉर्म बाय द रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने नहीं परफॉर्म किया था। नाम है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के अंडर 2 एसोसिएट्स प्रोफेसर थे, जाइगर मर्सडेन। जाइगर और मर्सडेन 2 एसोसिएट प्रोफेसर थे। हाँ, सुपरविजन किसका था? एक तरह से एक्सपेरिमेंट तो परफॉर्म हुआ था जाइगर और मर्सडेन से, लेकिन किनके अंडर में था? रदरफोर्ड के। इसलिए रदरफोर्ड मॉडल एक्सपेरिमेंट भी जाता है। लेकिन यहां पर पूछा जाता है रदरफोर्ड मॉडल को जाइगर मर्सडेन एक्सपेरिमेंट से नाम से परफॉर्म, तो मतलब रदरफोर्ड ही पॉपुलर है। लेकिन यहां पर तो उसने क्या कहा कि देखो कि अगर पॉजिटिव चार्ज जो है पूरे एटम में स्कैटर्ड है, तो अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पर कौन सा होता है? पहले से रदरफोर्ड बता चुके थे, अल्फा पर कौन सा होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एटम के ऊपर
बॉम्बार्ड करेंगे तो अगर पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में तो सभी हर एक पॉइंट से अल्फा पार्टिकल को क्या होना चाहिए, रिपेल होना चाहिए, स्कैटर्ड होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आउटर पार्ट जो एटम का है वहां से एकदम स्ट्रेट पाथ पर चला जाता है, कोई रोकने वाला नहीं। चलो भाई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो नेगेटिव होता, तो नेगेटिव उसको क्या कर लेता, अट्रैक्ट कर लेता। पॉजिटिव को नेगेटिव क्या कर लेगा, अट्रैक्ट। तो अट्रैक्शन भी नहीं होता, ये तो बिना डिफ्लेक्शन के अपने पाथ पर चला जाता है। तब सबसे पहले कंक्लूजन निकाला कि एटम का आउटर पार्ट जो है पूरी तरह से एम्प्टी है। एटम का आउटर पार्ट क्या है, एम्प्टी है, वहां कुछ भी नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन है ना। लेकिन जैसे जैसे आउटर पार्ट से इनर पार्ट की तरफ अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करता है तो एंगल जो है उसका डिफ्लेक्शन का वो इंक्रीज हो रहा है, और सेंटर पर जाते जाते 180 डिग्री से क्या करता है, रिपेल करता है, रिट्रेस करता है अपने पाथ को। तो क्या कहा कि अल्फा पर भी पॉजिटिव चार्ज है और वो रिपेल हो रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर भी क्या पॉजिटिव चार्ज है। फिर रदरफोर्ड ने अपने आप एक क्वेश्चन अराइज किया कि पॉजिटिव चार्ज हो तो अल्फा पर, अल्फा में इनर्शिया ज्यादा है। अल्फा किसको कहते हैं, हीलियम पार्टिकल को कहते हैं ना। तो 4 यूनिट मास है उसका, तो इनर्शिया ज्यादा होने के कारण मोमेंटम है। अगर एक बुलेट को ग्लास में फायर किया जाता है, बुलेट फायर किया जाता है तो ग्लास से क्या होता है, होल करके निकल जाता है। लेकिन अगर एक स्टोन को ग्लास के ऊपर मारो तो क्या होता है, पूरी तरह से ग्लास टूट जाता है। बुलेट फायर किया जाए ग्लास में तो ग्लास टूटेगा नहीं, एकदम होल करके बाहर निकल जाएगा। क्यों हंस क्यों रहा है, मार्क देखो क्या। हा? लेकिन अगर स्टोन को मारा जाता है, स्टोन थ्रो किया जाता है तो पूरा ग्लास क्या हो जाता है, स्कैटर्ड, पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है। क्या रीजन है, क्योंकि बुलेट में मोमेंटम ज्यादा, तो मोमेंटम ज्यादा है तो पूरी तरह से उसको क्या कर गया, क्रॉस किया। स्मॉल एरिया पर ज्यादा मोमेंटम के साथ फोर्स लग रहा है, इंपैक्ट कर रहा है, इसलिए डायरेक्ट निकल गया। लेकिन एक स्टोन को थ्रो करते हैं, मास ज्यादा हो गया तो उसकी वैल्यू स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जिसके कारण स्पीड कम होने से पूरे सरफेस पर ज्यादा जाकर के फोर्स सेपरेट करेगा, इसलिए क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। तो उसी तरह से कहा कि अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज है जिसका मतलब उसमें मोमेंटम भी ज्यादा है, तब तो पेनिट्रेट कर जाना चाहिए था, सेंटर को भी पेनिट्रेट कर जाना चाहिए था। तो दूसरा कंक्लूजन, इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए कहा कि नहीं, नॉट ओनली द पॉजिटिव चार्ज इज सिचुएटेड एट द सेंटर, और क्या है, पूरे मास, पूरे एटम का जो पूरा मास भी है वो भी कंसंट्रेटेड है सेंटर में। इसलिए जब मास नंबर निकालते हैं तो क्या लेते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लेते हैं। मास नंबर कैसे निकालते हैं, केमिस्ट्री निकालते हैं ना, ये इक्वल टू क्या निकालते हैं, P+N। प्रोटॉन, प्रोटॉन कहां पर है, न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन भी वहीं पर है, इसलिए कहा कि नॉट ओनली द पॉजिटिव चार्ज, पूरे मास भी एटम का भी वहीं पर है। इसलिए ज्यादा इनर्शिया होने के कारण अल्फा पार्टिकल वहां से क्या हो जाता है, रिट्रेस करता है। ठीक है, तो यहां तक था कौन, रदरफोर्ड। अब हुआ कि ठीक है कि पॉजिटिव चार्ज तो आ गया कहां पर भाई, सेंटर में आ गया। तो जो पहले से जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये भी कहा कि हाँ एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन कहां है, इलेक्ट्रॉन कहां है। तो इलेक्ट्रॉन ने कहा कि पहले तो कॉन्सेप्ट दे दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ सराउंडेड है, क्लाउड की तरह न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सराउंडेड। फिर क्वेश्चन अराइज हुआ कि भाई सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ फैला हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तब तो फिर वही एक कहानी पढ़ा ना, फिर चूहिया की चूहिया, कहानी पढ़ा नहीं, चलो बताएंगे। एक पहाड़ पर गया था चूही, तो कहने का मतलब फिर वही थ्योरी पर आ गया, जहां पर न्यूट्रल था तो फिर कहां पर भाई, फिर तो अगर सेंटर पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर सराउंडेड है,
तो पॉजिटिव चार्ज उसको फिर अट्रैक्ट कर लिया, न्यूक्लियस उसको इनगल्फ कर गया, तो फिर जहां थे वहीं पर तो आ गए। तब कहा नहीं कि एटम जो है एक सोलर सिस्टम की तरह है। एटम क्या है? सोलर सिस्टम की तरह है। और सोलर सिस्टम में जैसे प्लैनेट जो है, हाँ बोलो 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 बोलो, क्या बोल रहे थे? हाँ जैसे सही तो बोल रहे थे। जैसे प्लैनेट जो है सन के चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट में, डिफरेंट ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब डिफरेंट पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी जो है रेस्ट में नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है? चक्कर लगा। तो कहा चक्कर लगाने से क्या हो गया भाई? कहा कि देखो चक्कर जो लगा रहा, रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब है उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पर है, तो सर्कुलर पाथ पर जब रिवॉल्व करता है, बॉडी रिवॉल्विंग ऑन सर्कुलर पाथ, तो कौन सा फोर्स लगता है उसके ऊपर? सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। जो कि ये सही है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक कोलंबियन फोर्स लग रहा है। कोलंबियन फोर्स मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा है? तो अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। वो अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। जैसे सोलर सिस्टम में सन और प्लैनेट के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है और उसको ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। 11th क्लास में पढ़े है ना। उसी तरह से कि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या कर रहा है? बैलेंस कर। ठीक है। तब उसके बाद कौन उसमें कूद पड़ा? बोर्स। डाल्टन ने दिया थ्योरी, तो कौन कूद पड़ा उसमें? जे थॉमसन। और जे थॉमसन ने जब थ्योरी दिया तो कौन नेगेटिव निकाला उसका? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जब अपना थ्योरी दिया तो सोचा कि हम ही सिकंदर हैं, तो कहा नहीं बोर्स मैं भी आ रहा हूं। नील बोर ने कहा क्या कि रदरफोर्ड इतना कहा कि चला गया भाई, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो क्लासिकल फिजिक्स तो कहता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा हो तो एनर्जी रेडिएट करता है। क्या करता है? एनर्जी रेडिएट करता है। तो एनर्जी रेडिएट करना चाहिए उसको, और एक्सेलरेट कर तो एनर्जी तो रेडिएट कर ही रहा है। इसका मतलब है कि जब एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व करते 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 फिर कहां आना चाहिए? स्पाइरल पाथ होना चाहिए। जो रदरफोर्ड ने कहा कि सर्कुलर पाथ है, वो सर्कुलर पाथ नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिवॉल्व तो कर रहा है भाई, लेकिन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट कर रहा है, और एनर्जी रेडिएट करते 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 फिर कहां आ जाएगा? न्यूक्लियस पर। फिर कहां आ जाएगा? मतलब उसका फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं है, उसका ऑर्बिट क्या चीज है? वेरिएबल। धीरे धीरे रेडियस उसके क्या होते जा रही है? डिक्रीज। तो इसके बारे में तो एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं रदरफोर्ड ने भाई। तब बोर्स ने कहा तो क्या तुम्हारा क्या मंतव्य है भाई, बताओ तुम्हारा क्या कहना है? तो कहा कि देखो कि एनर्जी रेडिएट करता है लेकिन फिक्स्ड ऑर्बिट है सबको किया हुआ। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है लेकिन वो फिक्स्ड ऑर्बिट में है। और कहा कि वहां पर क्या होता है कि जब रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम है। जब सर्कुलर पाथ पर कोई बॉडी है तो रिवॉल्व कर रहा है तो वेलोसिटी थोड़ी है उसमें, इलेक्ट्रॉन के अंदर मास भी तो है। तो मास है तो मोमेंटम होगा। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पर मूव करती है तो लिनियर मोमेंटम होता है, और जब सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है तो कौन सा होता है? एंगुलर मोमेंटम। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक एंगुलर मोमेंटम है, और एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड है। वो किसके बराबर होता है? NH/2π के बराबर। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। एन क्या है? और एच क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट। और 2π मतलब हर एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसका अपना एक फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम है, इसलिए वो ऑर्बिट चेंज नहीं कर रहा है। तो पता है कि तो क्लासिकल फिजिक्स तो कहता है भाई कि हाँ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा।
सब दिया, इसलिए बोर्स ने 3 मॉडल दिए। पहला तो बता दिया फिक्स्ड ऑर्बिट है, उसके बाद कहा कि हाँ एनर्जी रेडिएट करता है। कब करेगा? जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पर जाएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी पर जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा। कहने का मतलब कि अगर एटम के अंदर एनर्जी देते हैं तो लोअर से हायर पर जाएगा, और हायर से लोअर पर आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा? रेडिएट करेगा। अब वो जो एनर्जी रेडिएट होगा वो किस फॉर्म में होगा? फोटॉन्स के फॉर्म में होगा, एनर्जी रेडिएशन होगा। इसलिए उसका फॉर्मूला क्या दिया गया? E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू। तो ये जो है पूरी तरह से एटम के बारे में क्या है? एक कहानी है, दिया गया है। ठीक है, तो पहला जो है जे थॉमसन, पहला कौन सा डाल्टन से नहीं लेकर चलना, डाल्टन तो बहुत पुराना हो गया, उसके बाद तो ज्यादा कोई वैल्यू दिया ही नहीं उसको। तो कहां से? पहला जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। तो जे थॉमसन ने क्या कहा? लिखो, एटम इज स्फेरिकल इन शेप। एटम क्या है? स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है, इन विच पॉजिटिव चार्ज, एटम स्फेरिकल शेप है। दूसरा क्या बताया? बोला कि पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू होल एटम। पॉजिटिव चार्ज जो पूरे एटम में क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। और क्या बताएं कि नेगेटिवली चार्ज जो है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है इज एम्बेडेड लाइक सीड्स ऑफ वाटरमेलन। इसी मॉडल को दिया गया था प्लम कोडिंग मॉडल, नहीं? इसलिए इस मॉडल को और भी क्या कहते हैं? सीड्स ऑफ वाटरमेलन। इसलिए दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड, इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहलाता है? प्लम कोडिंग मॉडल ऑफ एन एटम। प्लम कोडिंग बेरी होता है ना, तो जैसे कहता है कि सीड्स की तरह, या तो कहा गया कि जैसे सीड्स है और कोडिंग लाइक इन प्लम, तीसरे नाम दिया गया इसको प्लम कोडिंग मॉडल ऑफ। तो लेकिन ये मॉडल तो दे दिया गया, तो इसका अगर बाई दे पूछे इसका लिमिटेशन क्या क्या है? लिमिटेशन, इसका लिमिटेशन तो एक तो ये कि एनर्जी रेडिएशन के बारे में नहीं बताता, कुछ भी कंसेप्ट ये सब दिया ही नहीं। डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट एनर्जी रेडिएशन।
कि एटम कैसे एनर्जी रेडिएट करेगा, क्या करेगा, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन इसने नहीं दिया। बस कि हाँ इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, नेगेटिव चार्ज यहां वहां है। ठीक है, तो इसको डिस्कार्ड किया किसने आकर, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लिखो, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या उसी को क्या बताया जिस रदरफोर्ड का बताया, और क्या बताया उसी को क्या कहता है, जाइगर, GEIGER, GEI, जाइगर डैश मर्सडेन, MERSDEN, जाइगर मर्सडेन एक्सपेरिमेंट। दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड प्लम कोडिंग मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और इसी मॉडल इसी को और क्या, इस एक्सपेरिमेंट को और क्या बताया, जाइगर मर्सडेन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। रदरफोर्ड को इसी मॉडल के लिए 1911 में मिला था नोबेल प्राइज भी। दो इसमें क्या था कि जैसे देखो ये एक गोल्ड फॉइल लिया, कौन सा है, एक गोल्ड फॉइल लिया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। अब इसके ऊपर अल्फा किसको कहते हैं, अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं, अल्फा पार्टिकल को कहते हैं, हीलियम पार्टिकल को कहते हैं। पॉजिटिवली चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या देखा कि अल्फा पार्टिकल के इस पर क्या किया, बम्बार्ड किया, बम्बार्ड मतलब इसके ऊपर, तो देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है क्या होता है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल देखो अपने पाथ पर एकदम जाता है, स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ पर जा रहा है, एकदम स्ट्रेट पाथ पर। तो बताया कि देखो यहीं से हो गया कि जो जे थॉमसन ने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज तो पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये स्ट्रेट क्यों जा रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल तो होना, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, पास कर रहा है स्ट्रेट पाथ पर। कहता पॉजिटिव होता तो रिपेल करता, नेगेटिव होता तो इसको क्या कर लेता, अट्रैक्ट करता, ना तो अट्रैक्शन हो रहा है ना रिपल्सन हो रहा है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं है। इसी के कंक्लूजन पर निकाला कि आउटर पार्ट क्या चीज है, एम्प्टी है। अब क्या कहा कि देखो कि जैसे ये सेंटर की तरफ जा रहा है, तो कुछ अल्फा पार्टिकल एक्यूट एंगल से डिविएट हुआ, ये थीटा है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल से डेविएट हो रहा है। तरह कुछ अल्फा पार्टिकल जो है आपका ऑब्ट्यूज एंगल से डिविएट हो रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल से होगा 90 डिग्री से बड़ा,
अब क्या करा, करीब 8000 में एक्सपेरिमेंटल है, 8000 में एक अल्फा पार्टिकल, आउट ऑफ 8000 ओनली वन अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से क्या हो जाता, अपने पाथ पर या वो रिट्रेस करता, अपने पाथ पर ही जो गया सेंट्रल, इसको कहा था सेंट्रल अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं। सेंट्रल अल्फा पार्टिकल जो है अपने पाथ को 180 डिग्री से रिट्रेस करने का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री से क्या हो रहा है, रिटर्न आ रहा है। तब निकाला कि देखो इसका मतलब है कि यहां पर ये अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज है, ये अल्फा पार्टिकल है, तो ये पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब है सेंटर पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर जो कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर कंक्लूजन है, और उसी कंक्लूजन के बेसिस पर दिया रदरफोर्ड मॉडल। तो पहला कंक्लूजन क्या है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passes on a straight path, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो एकदम स्ट्रेट पाथ पर पास करता है, जो बताता है विच इंडिकेट्स आउटर पार्ट जो है, आउटर पार्ट ऑफ एटम जो है, एटम इज एम्प्टी है। अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पर पास कर रहा है, इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द आउटर पार्ट जो है वो क्या है, एम्प्टी है। वहां एम्प्टी मतलब ना वहां इलेक्ट्रॉन है ना न्यूट्रल है वहां पर। दूसरा कंक्लूजन निकाला कि जैसे जैसे सेंटर की तरफ जा रहा है अल्फा पार्टिकल, क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज हो रहा है। एंगल ऑफ डेविएशन, तो एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज हो रहा है, तब मतलब इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। सेकंड है ऑन मूविंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ एन एटम, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इंक्रीजेज ऑन मूविंग टुवर्ड सेंटर ऑफ एटम। जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो क्या हो रहा है, पहले एक्यूट एंगल पर जा रहा था, फिर क्या हुआ, ऑब्ट्यूज। इसका मतलब है इट मींस इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैसे हुआ भाई कि अल्फा पर तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है ही, और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, मतलब
ऑफ फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट्स थ्रू acute angle and few alpha particle deflect through obtuse angle. obtuse obtuse angle पहले तो एक्यूट से जा रहा है, फिर बहुत कम अल्फा पार्ट एक्यूट से होता है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल कहां से जा रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल से जा रहा है। और उसके बाद बताया नेक्स्ट कि आउट ऑफ 8000 ओनली वन अल्फा पार्टिकल रिट्रेस करता है, रिट्रेस द पाथ। रिट्रेस करना मतलब उसी पाथ पर रिटर्न आ जाता है। जो बता रहा है कि विच इंडिकेट्स टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल एंड होल मास ऑफ एन एटम, होल मास ऑफ एन एटम is concentrated in a small core of an atom, और उसका नाम दिया गया क्या? न्यूक्लियस। कहता है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज पूरे मास, होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड, एटम के स्मॉल, ये बताया ना यहां पर, जो स्मॉल ये बताया ना स्मॉल कोर, और उस स्मॉल कोर का नाम दिया गया क्या चीज? न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो कंक्लूजन निकाला अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, वही कंक्लूजन कहलाता है क्या चीज? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन के बेसिस पर ही दिया गया है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। whole mass of an atom is concentrated CEN, concentrated CONCEN, concentrated in a small core of an atom, और उसका नाम दिया गया कॉल्ड न्यूक्लियस। तो अब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, पहला
पहला मॉडल हो गया एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है इन विच टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड वही होल जो भी लिखो एंटायर मास ऑफ एन एटम, होल मास वही होता है, एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल कोर। यही कंक्लूजन भी था ऑफ एन एटम considered in a small core called a small core of an atom called, क्या नाम दिया गया उसका? न्यूक्लियस। तो पहले में तो ये दे दिया कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है जिसमें पॉजिटिव चार्ज और टोटल मास ऑफ एन एटम जो है स्मॉल कोर में है, उसको कहते हैं क्या चीज? न्यूक्लियस। पहला मॉडल है ये, वो अपने कंक्लूजन पर जो निकाला। सेकंड, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, वो कहां पर है क्या बताए? सराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ से। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन सराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब सवाल है क्या बताए कि वो रेस्ट में है कि मोशन में है? रेस्ट में है, क्या बताए? अब ये एक्सप्लेन करें कि अगर रेस्ट में होता तब तो फिर से वो कहां आ जाता? न्यूक्लियस पर। अगर रेस्ट होता अट्रैक्ट कर लेता, नहीं। तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन सराउंड द न्यूक्लियस वेयर दे रिवॉल्व around the nucleus, around the nucleus, like around the nucleus in different orbit, in different orbit, like planet in solar system। जिस तरह प्लेनेट सोलर सिस्टम में रिवॉल्व कर रहा है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी जो है क्या हो रहा है? न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट में क्या हो रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ये मॉडल दिया किसने? रदरफोर्ड ने। तो इसका लिमिटेशन क्या क्वेश्चनाइज हुआ? जो बताए कि अगर रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रेडिएट करना चाहिए था, और एनर्जी रेडिएट करते करते फिर उसको क्या होना चाहिए था? सर्कुलर ऑर्बिट पर नहीं, वो क्या होना चाहिए था? डिक्रीजिंग ऑर्बिट पर रिवॉल्व करना चाहिए था। लेकिन इसके बारे में तो एक्सप्लेन नहीं किया। इसका मतलब है कि रदरफोर्ड ने एटम के स्टेबिलिटी के बारे में, एटम के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया। स्टेबल मतलब क्या हुआ? एटम के स्टेबल के बारे में बताया किसने? बोर्स ने बताया कि हर एक इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। इन्होंने फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं बताया, क्या बता दिया? ओनली रिवॉल्व अराउंड द सर्कुलर ऑर्बिट में बता। तब लिखो इसका लिमिटेशन। लिमिटेशन
क्या कहता है, लिखो, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल थ्योरी ऑफ फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ फिजिक्स, कॉमा, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है ना भाई, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल शुड रेडिएट, क्या रेडिएट करना चाहिए, एनर्जी। इट मीन्स द इलेक्ट्रॉन should revolve around the nucleus in decreasing radius orbit, decreasing radius, या उसी को कहता स्पाइरल ऑर्बिट भी लिख सकते हो, धीरे धीरे रेडियस उसका क्या होता जाएगा। एंड फाइनली इन इलेक्ट्रॉन विल इनगल्फ, समझते हो ना, उसके अंदर चला जाना, इनगल्फ इन न्यूक्लियस, ठीक है। दैट इज, पैराग्राफ चेंज कर लिखना, रदरफोर्ड डज नॉट एक्सप्लेन it means that is Rutherford model does not explain about stability of an एटम, एटम के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताता। ठीक है, साथ साथ किसनो डिफरेंट, जैसे बोर्स में हम लोग पढ़ेंगे, बोर्स ने जो एनर्जी रेडिएशन के बेसिस पर पढ़ा है, कौन कौन सा था उसका, एनर्जी जब रेडिएट होता है तो फर्स्ट कौन सा था, 5 लाइंस में जो है ना एनर्जी रेडिएशन होता है, 5 टाइप का एनर्जी रेडिएशन होता है, कौन कौन था, हाँ, लाइमन सीरीज, पाल्मर सीरीज, फास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पिफन सीरीज, 5 सीरीज में 6 का है एम्फ्री, लेकिन उसका इतना एनर्जी कम होता है कि उसको कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी रेडिएशन के बारे में भी एक्सप्लेनेशन, तो नेक्स्ट इसका दूसरा लिखो, इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द energy radiation, does not explain about the energy radiation in form of a spectral series, स्पेक्ट्रल सीरीज के रेडिएशन के बारे में ये एक्सप्लेन, क्योंकि जब एनर्जी बताए ना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा तो डिफरेंट सीरीज में अगर डिफरेंट फॉर्म में अगर डिफरेंट एनर्जी सब क्या, उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। तो ये कौन सा हो गया,
फोर्ड मॉडल का क्या हो गया, लिमिटेशन। क्लियर। अब देखो कि इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है। इम्पैक्ट इम्पैक्ट पैरामीटर देखो अभी बताया कि ये गोल्ड फाइल मतलब आइटम है, इसका सेंटर वाला जो है, सेंटर पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है। सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज है। तब क्या हुआ था कि सेंट्रल अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से क्या हो गया, रिट्रेस किया। क्या दिखाया था डायग्राम में, देखना, दो अल्फा पार्टिकल एकदम स्ट्रेट पर चला गया, मतलब वहां पर कोई इफेक्ट नहीं है किसका, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का, वहां पर कोई इफेक्ट नहीं। तभी तो बताया कि वो क्या आउटर पार्ट के आईएमटी है, वह है अल्फा पार्टिकल विच डेविएट्स थ्रू द मिनिमम एंगल। वह अल्फा पार्टिकल सबसे पहला जो इसका इफेक्ट एक्सपीरियंस किया है, फर्स्ट अल्फा पार्टिकल, इसलिए इसका नाम है वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल। किस अल्फा पार्टिकल को वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, फर्स्ट अल्फा पार्टिकल विच एक्सपीरियंस मिनिमम डेविएशन। तो ये दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। सेंटर से लेना है, ये सेंटर है ना, क्या हो गया, इट इज परपेंडिकुलर, इट इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल अल्फा पार्टिकल एंड वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं, फर्स्ट अल्फा पार्टिकल विच डेविएट्स थ्रू मिनिमम एंगल। दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही कहते हैं क्या चीज, इंपैक्ट पैरामीटर। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करना है, B इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन R कॉट, सॉरी कॉट 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 स्क्वायर, कॉट है ये, कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करना है इसका इंपैक्ट पैरामीटर का, R स्क्वायर। वर्क डन होगा ना, 1 मिनट, वर्क डन होगा ना, V क्यू R होगा, R स्क्वायर नहीं, R वर्क डन है ये, R 1/4 पाई जेड, जेड क्या हो गया इसका एटॉमिक नंबर
जेड ई स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर लेना है, जेड ई स्क्वायर। जेड हो गया एटॉमिक नंबर, क्योंकि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल के साथ, एटॉमिक नंबर। अब वो कितना लेते हैं, जेड इजकल टू कितना, गोल्ड का कितना एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड क्या होता है 79। ई हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, आर कहलाता है रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कॉट थीटा वही हो, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जब निकालेंगे वहां से, ये फॉर्मूला से कुछ आइडिया निकल जाएगा, आर की वैल्यू जब निकालेंगे। ठीक है, तो आज तो हमने पढ़ाया जो भी पढ़ाया, मेनली जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है सब बोर्स मॉडल से ही, मेनली जो क्वेश्चन आता है वो बोर्स मॉडल से ही आता है, रदरफोर्ड से नहीं ही आता है। रदरफोर्ड तो पढ़ा हुआ है ही सब, लेकिन कभी कभी ये करके जाइगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट कर देता है, स्टूडेंट सोचता है ये क्या है, समझे, तो उसका जाइगर मार्सडेन का कंक्लूजन निकालने के लिए कहता है। उसके बाद मेनली जो है वो बोर्स मॉडल से ही क्वेश्चन आता है। ये चैप्टर कितने मार्क्स का है, एटम्स कितने मार्क्स का है, एटम और न्यूक्लियाई दोनों मिला करके 6 मार्क्स का, एटम और न्यूक्लियाई मिलाकर कितने मार्क्स का है 6 मार्क्स का। ठीक है ना, तो हो सकता है नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाए बस। ठीक है, जाओ। सेमीकंडक्टर का इंपॉर्टेंट, सेमीकंडक्टर क्या इंपॉर्टेंट पढ़ लो, एक तो पढ़ लेना रेक्टिफायर, तो डेफिनेट पढ़ के जाना, आएगा ही आएगा। हाँ, फुल वेव ज्यादा चांस, फुल वेव ज्यादा चांस है, फुल वेव। और उसके बाद एन टाइप और पी टाइप का, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर, एनर्जी बैंड डायग्राम, स्ट्रक्चर, एनर्जी बैंड और फॉर्मेशन ऑफ किसमें, जीना डायोड, सॉरी जंक्शन डायोड जहां पढ़ाया है ना, फॉर्मेशन कैसे बनता है उसका, डिप्लीशन लेयर कैसे बनता है, डिप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है। ठीक है, एन टाइप और पी टाइप में डिफरेंस पढ़ा लेना, बस यही सब तो क्वेश्चन इसमें आता है। एन टाइप और फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग एंड, बस यही आएगा, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो पहले जाता था, पहले डिफिकल्टी था भी, अब तो कुछ है ही नहीं सेमीकंडक्टर में।